नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। ये ओपीएस करते-करते ऐसा हो गया कि अब हमारे बच्चे भी घर में मतलब हमारी नकल करते हैं, हमें चिढ़ाते हैं कि अब पापा बोलेंगे, नमस्कार मैं चंदन कुमार, मैं अब बताऊँगा ओपीएस के बारे में। तो ये तो माहौल है ओपीएस ओपीएस। मतलब ओपीएस का इतना माहौल है, मतलब बच्चा-बच्चा जान चुका है ओपीएस। बस कोई नहीं जान रहा है तो बस वो सरकार है जिसको नहीं पता चल रहा है कि ओपीएस क्या चीज़ है और ओपीएस के लिए क्यों लोग जो है इतनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ ये एक उदाहरण था कि एक मतलब मान लीजिए अगर मैं कर रहा हूँ तो आप लोग भी घर में चर्चा कर रहे होंगे तो आपके यहाँ भी जो है बच्चे ओपीएस समझ रहे होंगे कि आखिर हमारे पापा के लिए ओपीएस क्या चीज़ है। लेकिन बस एक सरकार है जिनको कि ओपीएस जो है समझ में नहीं आ रहा है। तो साथियों जैसा कि थंबनेल है, मैं बड़ी गंभीरता और ज़िम्मेदारी के साथ आपको कहना चाहता हूँ कि आपकी लड़ाई जो सीएपीएफ की लड़ाई है ना, ये कुछ व्यूज़ और सब्सक्राइब के चक्कर में गलत दिशा में जा रही है। देखिए मेरे भी काफ़ी संबंध हैं आर्मी मतलब अगर मैं चाहूँ बुला सकता था। लेकिन मैंने एक योगेंद्र यादव जी का किया था जिस तरह से उनका बयान आया था, उसके बाद मैंने किसी को नहीं बुलाया। जानबूझकर ये ज़िम्मेदारी होती है ना? ये होता है आपका कमिटमेंट कि अगर भाई किसी आंदोलन के साथ या किसी चीज़ के लिए हम साथ हैं, तो उनके आंदोलन को, उनकी लड़ाई को नुकसान ना पहुँचे। हम चाहते कइयों को बुला सकते थे, लेकिन हमने इसलिए नहीं बुलाया कि आपको आपकी क्योंकि ये लड़ाई आपके ओपीएस के लिए, आपकी लड़ाई आर्मी से तुलना के लिए नहीं है। ये क्लियर हो जाइए। आपकी आपकी लड़ाई क्या है? आपकी लड़ाई है कि मेरा हक हमें दे दो। आपकी लड़ाई ये नहीं कि हम आर्मी से बड़े हैं या सुपर है। क्यों इस चीज में जा रहे हैं? योगेंद्र यादव वाला भी जब चीज हुआ तो हमने उसको शांत कर दिया। हमने फिर ना उस इंटरव्यू को चलाया, ना हमने उसको बढ़ाया आगे, ना हमने किसी आर्मी क्योंकि देखिए ये चलेगा ना, टसल तो चलेगा, लेकिन इस टसल में आप अपना नुकसान कर रहे हैं। यही होता है एक परिपक्वता, मैच्योरिटी कि कौन कैसे हैंडल करता है। अब इस तरह से अब मान लीजिए राजवर्धन सिंह राठौर ने कह दिया तो उनके कहने से क्या आपको ओपीएस नहीं मिलेगा? या उनके कहने से अगर वो कह देते कि नहीं सीएपीएफ ये मतलब ठीक नहीं है या महा उनके कहने से तो कुछ नहीं होना था ना। होगा तो वही जो संविधान में लिखा है, जो नियम में लिखा है, जो संविधान की किताब में लिखा है, होगा तो वही ना। लेकिन लोग क्या करते हैं व्यूज सब्सक्राइब के चक्कर में राजवर्धन सिंह राठौर तुम ये हो जा रहे भाई। क्या मतलब है भाई आप इसको ऐसा क्योंकि जब आप इस मामले को बढ़ाएंगे तो फिर तुलना होगी, फिर ये बात होगी भाई आर्मी को ये है, सीएपीएफ को ये है। आप देखिए जो राजवर्धन सिंह राठौर ने कहा यानी कि सत्ता में ये बात है। तभी याद करिए जब शिव गोपाल जी से भी बात हुई तो उन्होंने कहा था ना कि जो बड़े अधिकारी से बात किया तो उन्होंने कहा कैसी कोई। तो इस चीज को हवा देना मतलब परिपक्वता नहीं कर परिपक्वता और जिम्मेदारीता जो जिम्मेदार जो आप कहते हैं कि जो जिम्मेदारी के साथ अगर आप आवाज उठाए लड़ाई रहे ये नहीं। ये चंद व्यूज के चक्कर में लोग उसको एकदम ये दे देते हैं कि जिंदाबाद। अरे भाई सीएपीएफ जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। किसी के कहने से सीएपीएफ खत्म नहीं होगा। अगर 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 आपको ये कहना ही है, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो आपके नाम पर व्यूज और सब्सक्राइब के नाम पर चैनल चलाते हैं, वो तो सरकार को कहना चाहिए ना, जिन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के खिलाफ जो है अब वो अपील किया हुआ है। राजवर्धन सिंह राठौर या कोई भी आदमी भाई उनको अपना काम, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं। और ये देखिए कैसा ये वैमनस्यता का माहौल पैदा करेगा। आप दोनों को रहना एक ही जगह है, काम एक ही जगह साथ करना है। आप ऐसा तो है नहीं कि बीएसएफ और आर्मी अलग काम करेंगे, सीआरपीएफ और अब आर्मी जो अलग काम करेंगे, दोनों तो साथ रह के काम करते हैं। लेकिन जब इस तरह का टसल होगा और इस तरह का माहौल बनाया जाएगा व्यूज और सब्सक्राइब के चक्कर में, हुँ? क्या जरूरत है इसकी आपको? भाई हम कह रहे हैं कि सीएपीएफ को ओपीएस चाहिए, संविधान में जो लिखा है वो होगा। ये संविधान के कारण ही ना कि आज आपका कोर्ट अगर सरकार ने मना कर दिया, अगर दिल्ली हाई कोर्ट ने दे दिया आदेश कि इनको मिलना चाहिए तो सरकार चलेगी वहां, तो ये संविधान की ताकत है ना। और संविधान में ये लिखा है इसलिए तो आप चैलेंज कर पा रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट में, नहीं तो आप चैलेंज भी नहीं कर पाते। तो मेरा ये कहना है कि अगर संविधान में लिखा हुआ है तो आपको मिलेगा, और वो लिखा हुआ है क्योंकि वो गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन है, इसलिए इसमें कोई किसी का एहसान नहीं है, कोई आपकी लड़ाई नहीं लड़ रहा है। इस चीज को बिल्कुल क्लियर करिए, और मैं ये कहता हूं कि अपना भावनात्मक शोषण होना बंद करिए। यही अंतर है यहां और दूसरे जगहों पर, कि हम जिम्मेदारी के साथ आवाज उठाते हैं। हम भी चाहते कल हम एक वीडियो बना दे, राजवर्धन सिंह राठौर एकदम गलत बोला, ये वो करके मेरे पास व्यूज आ जाते हैं, लेकिन मकसद व्यूज लेना नहीं है, मकसद है आपके मुद्दे को, आप अगर देखिएगा चैनल का डिस्क्रिप्शन, आम लोगों की आवाज को, उनके मुद्दों को आवाज बनकर अंजाम तक पहुंचाना। अगर आपकी लड़ाई ओपीएस की है तो हम आपकी आवाज बनकर उनको अंजाम तक पहुंचाने का, हम आपके साथ रहने का, ये लड़ाई है हमारी, ये मुद्दा है। ये मुद्दा नहीं है कि हम लड़ाई कराएं और व्यूज ले आए हम। इसको कहते हैं पत्रकारिता। यहाँ व्यू वही कह रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ ना कि मैं अगर ऐसा रहता तो जब योगेंद्र यादव क्या जिस तरह से आप लोगों ने, फिर मैं एक सीएपीएफ को बिठा लेता, फिर मैं एक आर्मी वाले को बिठा लेता, फिर मैं दोनों को लड़ाता। नहीं, हमने छोड़ ही दिया उस पर से चर्चा करना, हमने चर्चा ही नहीं की, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी आपकी सीएपीएफ वालों की भी लड़ाई नहीं है। और मैं बता रहा हूं अगर ऐसा करेंगे तो जो भी मिलने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि तब खुल के हर चीज एक चीज एक दूसरे का फिर ये होगा, और नुकसान में आप ही दोनों रहेंगे। इसलिए हम एक जिम्मेदार प्लेटफॉर्म की तरह बिहेव कर रहे हैं, आपका हाथ थामे हैं सीएपीएफ के भाइयों। हम नहीं करें, हम नेतागिरी कर रहे हैं, हम नेता नहीं बन रहे, लेकिन हाँ हमें पता है कि ये बात कैसे अंजाम तक जाएगी, कैसे कौन से रास्ते से जाएगा ये अंजाम तक, ये हमें पता है। और वो लोग जो वीडियो बनाकर जो भावनात्मक शोषण करते हैं सीएपीएफ पे, उनको मैं कहता हूं अगर कहना है तो एक बार सरकार को तो कह के देखो, एक बार सरकार को कह के देखो भाई, कि भाई ये सीएपीएफ का ये माहौल नहीं है, सीएपीएफ का मूड नहीं है कि आप इसको चैलेंज करें सुप्रीम कोर्ट में, केस वापस लिया जा सकता है। आप ये क्यों नहीं मांग करते हैं जो आप राजवर्धन सिंह राठौर के कि एक ने इंटरव्यू किया कि उसको व्यूज आ जाए, दूसरा उस पे इंटरव्यू पे वीडियो बना रहा है कि उसको व्यूज आ जाए कि भाई सीएपीएफ का मैं ही हूं झंडा बरदार। अरे भाई, अब मान लीजिए एक ने पॉडकास्ट किया, अब बताइए उस पॉडकास्ट करने वाले को भी दूसरा धमकी दे रहा है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। भाई तो उसने, चलिए अगर उसने इंटरव्यू किया तो पत्रकार था, उसने पूछा सवाल, तो कम से कम आपको पता तो चला कि दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये वो लोग हैं जो कि मतलब जो चाहते हैं कि ये मामला चलता रहे, तभी रोटी पलटती रहेगी। और ये जो बार बार लोगों को कहते हैं ना कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, तो हाँ, तो ये लोगों को समझना चाहिए कि ये सबके लिए लागू होता है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में ही रहोगे। नहीं संतोष जी, हम किसी से लड़ नहीं रहे, हम तो आपको बता रहे हैं कि आपकी लड़ाई तभी अंजाम तक पहुंचेगी जब आप अपना फोकस क्लियर करिएगा। हमारी कोई लड़ाई नहीं किसी से, हमें किसी से नहीं लड़ाई करना। हाँ, हम किसी से लड़ाई नहीं करते, हमें क्या, हम अधिक से अधिक हम वीडियो बनाना बंद कर देंगे, आप लोग जहां जैसा आप करते रहिए, हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, हमें कोई ये नहीं है। लेकिन हाँ, हमने अगर मुद्दे को साथ थे तो मुद्दे के साथ रहेंगे। लेकिन ये मुझे खराब लगता है, मैं ये देश के नाम पर कि हम सीएपीएफ को और आर्मी को दोनों को भिड़ा के हम अपना व्यूज बढ़ाए, वो हमसे नहीं होगा। तब तो मैं साफ साफ कहूंगा कि भाई मेरे लिए दोनों सम्मानी है, और उसको लेकर के हमारा एक व्यूज बढ़ जाए और हम आर्मी और सीएपीएफ को भिड़ा दें उनको लेकर के ये नहीं वो नहीं, ये अरे भाई जिंदाबाद था, सीएफ है और रहेगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप भी अपने जिम्मेदारी का परिचय दीजिए, ऐसा कहीं रिएक्ट मत करिए। कौन क्या बोला, किसी के बोलने से कुछ नहीं होता है, ये ध्यान रखिए, किसी के बोलने से कुछ नहीं होता। आपका कल अगर राजवर्धन सिंह ने बोल दिया तो आपका ओपीएस छीन नहीं गया, ना ही कोई अब जो फैसला आएगा जहां भी आएगा वो छूट नहीं जाएगा, आपके पास रहेगा, आपका हक आपको मिलेगा, क्योंकि संविधान से देश चल रहा है, संविधान का राज है और संविधान मानना पड़ेगा। जो नहीं मानते उन्हें भी मानना पड़ेगा।
इसलिए यही बातें मुझे कहनी थी। और जो एक बात है जो बड़ी मतलब अच्छी है, विजय बंधु ने उन्होंने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री और राहुल गांधी दोनों को, जिस पर कि उन्होंने सीएपीएफ का खास तौर से जिक्र किया है। तो देखिए देखिए अब्दुल्ला जी, मैं कह रहा हूं सबसे पहले और कुछ नहीं होता, सीएपीएफ सारे कर्मचारियों को मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीएपीएफ को अलग चीजों जो कि उनको नहीं मिल रही, वो जो उनको उनको शहीद का दर्जा नहीं है, उनको वो सुविधाएं नहीं है, जबकि वो टफ कंडीशंस में काम करते हैं। लेकिन हम इसको लेकर तुलना करने लगे तो फिर तो बहुत तरह की बात होगी ना। हमें तुलना नहीं करना, हमें हमारा अभी क्या है, आपके लिए सीएपीएफ के लिए देश का हर नागरिक साथ है, वो हर आदमी कहता हाँ भाई सीएपीएफ तो इस तरह से काम करते हैं, उन्हें उनका हक मिलना चाहिए, है ना। तो अब आप इस तरह से कंपटीशन कीजिएगा अपने भाई, आर्मी का अपना रोल है, कोई आर्मी को कोई, अब ऐसा नहीं कि आपके सीएफ के पीएफ के लिए कोई आर्मी की आलोचना कभी नहीं करेगा, क्योंकि भाई वो अपना रोल करते हैं, वो अपना काम करते हैं, उनकी अपनी ड्यूटी है, उनका अपना रूल रेगुलेशन है। आप उसी तरह सीएपीएफ भी काम करते हैं, उनका अपना है, लेकिन इस दोनों में कभी तुलना नहीं हो सकती ना, दोनों का अपना अपना है। आपकी लड़ाई है ओपीएस के लिए, वो उसके लिए आपके सब साथ हैं। और मैं तो कहता हूं कि देश के तमाम कर्मचारी को ओपीएस मिलना चाहिए, इसमें कोई ओपीएस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ओपीएस कर्मचारियों का हक है, ओपीएस कर्मचारियों का हक है, और ओपीएस देश के तमाम कर्मचारियों को मिलना चाहिए। लेकिन इसमें जो खेल करते हैं, जो बीच वाले होते हैं कि इधर भी उधर भी, ये बड़ा गड़बड़ वाला मामला है। तो इसके लिए मैं कह रहा हूं कि जो है आप अपने को जो है, अपनी लड़ाई को, जो कि एक अहम मोड़ पे पहुंचा हुआ लड़ाई, उसको आप जो है इन व्यूज और इन सब के चक्कर में बर्बाद ना होने दें। आप लड़ाई को बचा कर रखें अपने, ताकि आपका जो है लड़ाई अंजाम तक पहुंचे। तो इसलिए इसलिए मैं कह रहा हूं कि तो जो मैं विजय बंधु जी जिन्होंने लिखा है, चिट्ठी लिखा है प्रधानमंत्री जी को और राहुल गांधी जी को भी लिखा है चिट्ठी, वो मैं आपको बता दूं। उन्होंने लिखा है नव वर्ष की जो है पुरानी पेंशन बहाली और निजीकरण की समाप्ति के संदर्भ में। उन्होंने लिखा है कि अगर कि देश की हिफाजत में देश के अर्धसैनिक बल लगातार सेवा भाव से समर्पित होकर दिन रात अपने कर्तव्य पथ पर लगे रहते हैं, और जब भी देश पर किसी तरह का संकट आता है तो वह अपने प्राणों को न्यौछावर करके देश की रक्षा करते हैं। ऐसा हजारों बार हुआ है जब उन्होंने बिना अपने परिवार, बच्चों एवं माता पिता की चिंता किए अपना बलिदान दिया है। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि 1 जनवरी 2000 के बाद 4 के बाद इस सेवा में आने वाले अर्धसैनिक बल सामाजिक सुरक्षा, बुढ़ापे की लाठी, पुरानी पेंशन व्यवस्था से वंचित कर दिए गए हैं। इससे उनका एवं उनके परिवार का भविष्य अंधकारमय हो गया है, क्योंकि एनपीएस यूपीएस जैसी बाजार आधारित व्यवस्था की वजह से उनकी पेंशन इतनी अनिश्चितता और न्यून है कि उसमें परिवार का भरण पोषण कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। इन सेवाओं में जाने वाले अधिकांश सैनिक, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि सैनिक गरीब गुरबा किसान मजदूर के बच्चे होते हैं। आप बताओ कितने मतलब बड़े, मतलब ठीक है इसको अगर अदरवाइज ना लीजिए तो अधिकतर लोग इन्हीं परिवारों से जाते हैं जिनको एक नौकरी की तलाश होती है। गरीब कोई कोई एकदम महलों वाला का बच्चा नहीं जाता इस तरह से ये करने। तो ये है, तो इनसे मजदूर होते हैं, इनके पास नौकरी के दौरान मिलने वाले वेतन से ही भरण पोषण हो पाता है। सेवानिवृत्ति होने के बाद उनके परिवार के भरण पोषण का एकमात्र सहारा पुरानी पेंशन ही थी, जो अब छीन ली गई है, जिससे देश के हजारों हजार परिवार अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां अच्छे से नहीं निभा पा रहे हैं। वो माँ बाप की चिकित्सा का खर्च, बच्चों की पढ़ाई का खर्च, बहन बेटियों की शादी विवाह और का खर्च जैसी प्राथमिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में अक्षम एवं मजबूर महसूस कर रहे हैं। ऐसे हालात में जब वह अपने परिवार व समाज में कहते हैं कि हमने देश की सेवा की, परंतु परिवार की जिम्मेदारियां हम नहीं निभा पा रहे हैं, तो उपहास के पात्र बनते हैं। देश के अर्धसैनिक बल जो देश की आन बान शान है, इस तरह उनके जीवन के लिए, इस तरह की परिस्थितियां उनके जीवन के लिए कष्टकारी है।
तो ये चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को लिखा है विजय बंधु जी ने, जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। ये चिट्ठी आज ही लिखी गई है। जिस तरह से पुरानी पेंशन व्यवस्था समाप्त करके नई पेंशन व्यवस्था लाई गई, जिसमें लाखों लाख कर्मचारी प्रभावित हैं, उसी तरह से निजीकरण की रफ्तार से देश के सरकारी संस्थान विभाग और सरकारी पदों की समाप्ति से देश के लाखों नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। तो भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। युवा हमारे लिए, हमारे देश के लिए एक बड़ी पूंजी है, जिनकी योग्यता व क्षमता का सदुपयोग करके देश को समृद्ध राष्ट्र बनाया जा सकता है। परंतु यह तभी संभव है जब उनकी योग्यता के अनुरूप उनको काम मिल सकेगा। देश की संसद में कार्मिक मंत्री की रिपोर्ट के अनुसार देश में 9.5 लाख से भी ज्यादा सरकारी पद, 95 या 9.5 लाख से भी ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े हैं और देश का नौजवान सड़कों पर लाठियां खा रहा है। या ना तो सरकार के हित में है, ना ही देश के हित में है। इसलिए खाली सरकारी पदों को तत्काल भरा जाए। तो अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि देश के अर्धसैनिक बल सहित देश के करोड़ों शिक्षकों व कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए तथा निजीकरण समाप्त कर देश के सरकारी संस्थाओं को बचाते हुए देश के युवाओं को रोजगार देने की महती कृपा की जाए। तो ये चिट्ठी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा है 14/1/25 को, और राहुल गांधी जी को भी लिखा है 14/1/25 को ही इसी तरह। तो ये अर्धसैनिक बलों के लिए उन्होंने चिट्ठी लिखा और उसको लेकर कहा है कि मुद्दों पर कब बात होगी। तो ये बात बिल्कुल सही है। ये दोनों मुद्दे, मैं कह रहा हूं कि सिर्फ सीएपीएफ क्यों, सीएपीएफ के मुद्दे अलग हैं। सीएपीएफ के लिए ओपीएस, सीएपीएफ क्या, ओपीएस तमाम कर्मचारियों को मिले। सीएपीएफ के मुद्दे जिन कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, जैसे उनको शहीद का दर्जा, मेरे लिए लगता है कि भाई कोई अगर पारा मिलिट्री में भी जाता है तो वो देशभक्ति के जज्बा के साथ जाता है, वो नौकरी करने नहीं जाता। तो उसको अगर वो देश के, क्योंकि वो जानता है कि हमारा बलिदान कभी भी जा सकता है, देना पड़ सकता है, तो वो उसके लिए पीछे नहीं हटता है। तो वो एक शहीद का सम्मान चाहता है, वो उसका एक आत्मसम्मान का, अगर देश के लिए हमारी जान चला जाए तो कम से कम देश हमें वो सम्मान दे जो कि हमने सुप्रीम सैक्रिफाइस किया है, तो उसके लिए जाता है। वो ओपीएस के लिए नहीं लड़ रहा। ओपीएस देखिए सारे सरकारी कर्मचारियों को मिलना चाहिए, तो वो तमाम सुविधाएं हैं जो कि उनके हिसाब से कम एक फौज में जो कि देश के लिए शहीद शहादत हासिल, उनके लिए वो होता है। तो ये मसला बिल्कुल देखिए आपको समझने की जरूरत है और आपको अपने लड़ाई के प्रति फोकस रहने की जरूरत है। बाकी देखिए, बाकी तो चल ही रहा है जैसे जो चल रहा है, तो उसमें आपको सोचना है कि कैसे इसको, जो इस लड़ाई को सही रास्ते पर ले जाए और कैसे अंजाम तक पहुंचाया जाए। तो ये जो हमने थंबनेल जो विषय रखा था, तो आज वो चिट्ठी लिखी गई है प्रधानमंत्री और राहुल गांधी जी को, विजय बंधु ने लिखा है सीएपीएफ के लिए, पारामिलिट्री फोर्सेस के लिए, खासकर कि उनको जो है तत्काल रूप से ओपीएस की बहाली की जानी चाहिए, जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया आपको। तो आइए अब थोड़े कमेंट ले लेते हैं उस पर। जो है भवानी जी जय हिंद, जय हिंद। हेलो जय हिंद मनोज जी, जय हिंद। अमित जी हैप्पी मकर संक्रांति, लाल सलाम, लाल सलाम। अब्दुल्ला जी नमस्कार, नमस्कार। गुलाम जिलानी जी नमस्कार। श्रीनिका रेलवे अप्रेंटिस के लिए आप शिव गोपाल मिश्रा सर, हाँ जी, मैंने आपको बताया था कि अभी 2 दिन चूंकि दिल्ली है, दिल्ली में लोहड़ी की बड़ी धूम होती है, लोहड़ी के बाद मकर संक्रांति, तो ये दोनों निकल गया। ठीक है, अब जो है इस पे होगी। अमित स्काई जी हेयर कट नंबर 1 है। हाँ, हमने देखा है कि अब बीच बीच में जो है कभी समय नहीं मिलता, तो मैंने कहा इसको रहने देते हैं ऐसे ही, अगर आपको ठीक लग रहा है तो बहुत बढ़िया। रवीश कुमार चंदन सर जीएम कोटा के बारे में बिल्कुल जो है ये मैं आपको कल कुछ इस पर खबर दूंगा आपको, है ना, आपके लिए कल कुछ करूंगा। अभी जो मैंने अप्रेंटिस भाइयों के लिए कहा था कि आप लोग अपनी अब जो बात है वो आप भेजा करिए, आप वीडियो पे व्हाट्सएप पे आप भेजा करिए, क्योंकि ये एक सिलसिला चलते है। देखिए मैं कह रहा हूँ, हम एक जिम्मेदारी के साथ कोई चीज उठाते, ये हमारा मकसद व्यूज और ये नहीं, हाँ सब्सक्राइबर इसलिए चाहते ताकि बात जितने लोग हैं जिनके लिए उठा रहे हैं उन तक पहुंचे, ताकि चैनल खुद भी जो है अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। लेकिन ये मकसद नहीं होता कि आपका भावनात्मक जो है शोषण करके उसका पैसा बढ़े। कभी ना, अगर मैंने कहा था अगर वो रहता ना तो कुछ और कर रहे होते हैं, है ना।
तो इसलिए कह रहा हूँ कि जीएम कोटा के बारे में जो है वो होगा, कल हम बताएँगे। अगर अगर हमने अप्रेंटिस का मुद्दा लिया है, तो उसको हम अंजाम तक आपके साथ हैं। तो आप जो है वो वीडियोज़ भेजते रहें अपनी कहानियों के, आपके साथ अगर कुछ अन्याय नहीं हुआ है, तो वो एक, क्योंकि वो चलता रहेगा रोज़-रोज़। अब मेरे से भी संभव नहीं कि हर चीज़ पे बोलता रहूँ, सीएपीएफ पे, अप्रेंटिस पे, होमगार्ड पे, नर्स पे, रेलवे पे, मतलब है ना? तो एक सीमा होती है। तो किसी दिन मान लीजिए आपका वीडियो आ गया तो आपके वीडियोज़, लेकिन बात रोज़ होती रहनी चाहिए। इसलिए मैं आपको कहता हूँ चैनल के नंबर पर, जैसे कि हमने 2-3 रिकॉर्ड करके रखे तो आज भी रिलीज़ किए, ऐसे रिलीज़ होते रहेंगे। तो लेकिन आप भेजते रहे तभी तो होगा, है ना? भवानी, सीएपीएफ के ओपीएस दिलाने के लिए आप अपने चैनल के माध्यम से जो काम कर रहे हैं, उसके देखिए, मैं देखो सर, मैं बार-बार कहता हूँ कि मैं कोई काम नहीं कर रहा, मैं कोई नेतागिरी नहीं कर रहा। मैं कहता रहा हूँ कि मैं बहुत क्लियर रहता हूँ इस चीज़ों में। मैं एक प्रोफ़ेशनल हूँ, मुझे पता है कि मैं एक चैनल चला रहा हूँ, मतलब वो चैनल आपका है लेकिन चला मैं रहा हूँ, है ना? वो आपका चैनल है लेकिन चला मैं रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है ये कैसे चलेगा, ये मुद्दा कैसे पहुँचेगा। अब हम जोश में जो है, मतलब व्यूज़ के लिए, अब हम अगर हम सीएपीएफ जिंदा, अरे किसको जिंदाबाद करना भाई? सीएपीएफ तो जिंदाबाद था ही ना, है ही ना, और रहेगा भी। हम नारा लगा देंगे तो जिंदाबाद हो जाएगा क्या? और हम नहीं लगाएँगे तो जिंदाबाद नहीं होगा? तो इन सब चीज़ से प्रैक्टिकल में आइए, ये भावना में बहिए मत। ये मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोग वीडियो बना के आपके और व्यूज़ ले लेंगे, क्योंकि व्यूज़ से नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम ज़िम्मेदारी के साथ आपके मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं। जहाँ ज़रूरत है वहाँ हम इसको रख भी रहे हैं। हमने आप सबों से कहा था कि आप हमें पॉइंटर्स भेजिए, क्योंकि मैं हूँ नहीं, मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मैं कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ जो कि इसको वहाँ तक किसी तरह इसको पहुँचाया जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि ये, क्योंकि देखिए, देश में जो सरकार है वो तो भारत माता और जो है फ़ौज के लिए वो है, प्रधानमंत्री जी जाते हैं, बीएसएफ के कैंप में जाते हैं, सीएपीएफ के कैंप में जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, उनकी जानकारी में नहीं होगा ये चीज़, कि इस तरह का केस है और सरकार चली गई है। सरकार चली गई है कि सीएपीएफ को नहीं मिलना चाहिए। तो ये जो लोग कर रहे हैं ना, कि जो आदरणीय माननीय, मैं कह रहा हूँ कि आप आदरणीय माननीय करते रहो, लेकिन ये बात वहां पहुंचाओ भी, एक बार बताओ तो सही कि आपने अगर ये बात पहुंचाई तो सरकार ने क्या कहा है। मैं कह रहा हूं कि ठीक है, आप आदरणीय माननीय करिए, लेकिन वहां ये बात भी तो रखिए कि सीएपीएफ का ये मूड नहीं है, देश का भी मूड नहीं है कि सीएपीएफ को ओपीएस नहीं मिले। क्या कह रहे हैं आप, वो बताओ। तो कभी-कभी ऐसी ब बहुत चीज़ें नहीं बोली जाती हैं, लेकिन ये चीज़ है कि ये जो है, नहीं, इस पे जो लल्लो-चप्पो से काम नहीं बनने वाला है। बाकी देखिए, आप लोग खुद, मैं तो कभी नहीं कहता कि मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूँ और मैं आपको समझाने वाला, लेकिन हाँ, कभी लगता है कि इस लड़ाई में अगर कुछ है तो अपनी बातें रखता हूँ बस, क्योंकि मैं नहीं समझता कि देश का कोई भी जो एक आदमी वो कम समझदार है या उसको बुद्धि नहीं है, वो बेहतर समझता है। इसलिए बस उसको लगता है तो उसको एक मैं दिशा देता हूँ कि हाँ भाई, ये लगता है मेरे हिसाब से, बाकी आप खुद समझदार, आपको जो अच्छा लगता है वो आप उसको सपोर्ट करें, बढ़ाएँ, बाकी हमें उस पे नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि भवानी जी, हम जानते हैं, देखिए हम प्रोफेशनल हैं, हम इसको चला रहे हैं, इसलिए आपका चैनल है, चला हम रहे हैं, क्योंकि क्योंकि मुझे पता है अगर आपकी ज़िम्मेदारी ली है तो आपकी आवाज़ उठाएँगे तभी आपका चैनल रहेगा ये। नहीं उठाएँगे तो ये आपका चैनल नहीं रहेगा, फिर तो किसी और का हो जाएगा। इसलिए हम आपका चैनल रहे, इसलिए हम आपकी आवाज़ उठाते हैं। आज न्यूज़ देखा, आर्मी हेड के बोल रहे थे कि नौकरी आर्मी के पैसे के लिए नहीं, देश के लिए होता है, और खुद वो लाखों रुपए। मैं यही कह रहा हूँ कि इस पे मत पड़िए, बोलने दीजिए जिसको जो बोलना है, पहले अपना हक ले लीजिए, पहले अपना ओपीएस ले लीजिए। और क्या मैं कह रहा हूँ, आर्मी और सीएपीएफ में कोई क्यों कंपटीशन करते हैं, क्यों तुलना करते हैं बताइए? क्या बीएसएफ और आर्मी साथ में नहीं बॉर्डर पे रहते हैं? और अगर इस तरह से माहौल बनाइएगा देश में कि सीआरपीएफ आर्मी, तो फिर कैसे साथ रहिएगा? इसलिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि इस तरह का माहौल मत बनने दीजिए। ऐसे लोगों को भी ध्यान मत दीजिए जो आपको इस तरह से भावनात्मक उभार लाके आपको भावनात्मक रूप से जो है ये भेजते हैं कि भैया एकदम जिंदाबाद करने लगो, जोश में आ जाओ। नहीं, मत 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 करिए। मैं तो कहूँगा ये तो बिल्कुल ये है, मैं तो कह रहा हूँ अभी जो सपोर्ट मिल रहा है आपको, मैं साफ बता रहा हूँ सीपीएफ भाइयों, जो सपोर्ट आपको आम जनता से भी मिल रहा है ना, अगर आप इस तरह से आर्मी से कम्पीट करेंगे तो नहीं मिलेगा। इसलिए कम्पीट-वम्पीट मत करिए, अपना हक है,
मतलब अपना तुलना वुलना भाई, दो देश के लिए भाई सब सुप्रीम सैक्रिफाइस, हर घर का युवा निकल के आता है सुप्रीम सैक्रिफाइस, नहीं तो कोई नहीं, और क्यों नहीं कोई और कोई आ जाए सीएपीएफ की नौकरी करने। मेरा ही कहना है कि आप महान थे, हैं और रहेंगे। किसी के कुछ भी कहने से कुछ नहीं होता है, होगा वही जो संविधान में लिखा है, जो देश के नियम किताब के कानून में लिखा है, जो कानून की किताब में लिखा है वही होगा। और उसी का नतीजा है कि आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, क्योंकि सरकार ने तो वो कर दिया, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश आ गया था आपके पक्ष में, लेकिन सरकार जो है वो चैलेंज कर, लेकिन सरकार भी संविधान जो लिखा उसको नहीं नकार सकी, उसको लड़ रही है कि भाई ये करेंगे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो लोग दावा कर रहे हैं वो ये तो बोले सरकार को, भाई ये देश का मूड नहीं है, सीएपीएफ का मूड नहीं है, पता तो चले आखिर सरकार का क्या कहना है इस पे, है ना। तो ये है, मैं यही कहूंगा आप बीएसएफ स्टूडियोज जी कि इसको जो है ना इस तरह से ना करें, तुलना ना करें, बस छोड़ दीजिए। बाकी देखिए आपको अपना ओपीएस लेना है, अपनी सुविधाएं लेनी है, उस पर फोकस रखिए। अभिमन्यु चौहान रेलवे में, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश है, जारी कर रहे हैं उस दिशा में काम। अब्दुल्ला जी 1 फरवरी को बजट पेश होगा, अगर उसमें क्या होता है इस पर ही निर्भर है। वैद कराब 1 फरवरी को तो भैया आपको बहुत चैनलों ने दिला दिया है आपको तो 8वां वेतन आयोग, है ना। बहुत चैनलों ने तो, एक चैनल तो चला रहा था कि एक नहीं 37 चीजें मिलने वाली हैं कर्मचारियों को गिफ्ट में। अब हमें भी इंतजार है कि देखे कौन। सबसे अफसोस की बात कि सरकारी कर्मचारी ऐसी खबरों को देखते भी हैं, ऐसी खबरों को बम्पर व्यूज भी देते हैं। तो वही है ना कि हम लोग जब ईमानदारी और सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे चलते हैं तो थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, तो ज्वाइन करने के लिए कहना पड़ता है ना। क्योंकि सही बात बताएंगे बिना मिर्च मसाला लगाए तो आप लोग नहीं देखेंगे ज्यादा, तो उसमें चैनल खुद के पैर पे खड़ा नहीं हो पाता है। और वही थोड़ा मिर्च मसाला लगा दें तो खूब लोग आके देखेंगे, तो चैनल खुद पर, लेकिन वो कभी हो नहीं पाएगा हमसे। जो सही है हम वही करें, क्योंकि हमारे लिए पत्रकारिता जो है पैसा कमाने का जरिया नहीं है, व्यूज और सब्सक्राइब का जरिया नहीं। हम बोले हाँ, ये हम जरूर चाहते हैं हमारे चैनल को थोड़ा इतना हो जाए कि हम जो काम कर रहे हैं हम और मन लगा के करें, क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ करेंगे तो और तो तो जरूरत तो होती ही है ना। अगर हम अपना समय सब कुछ लगा रहे हैं, मेहनत करें तो होना ही चाहिए। कुछ भी करते तो वहां होता ना, मेहनत आना तो मिलता है। तो ये जरूर चाहते हैं, इसलिए मैं कोई इसमें झूठ या कोई चीज छुपा के नहीं कि मैं आपके लिए कर रहा हूँ, नहीं। ये जरूर बात है कि मैं रास्ते और भी चुन सकता था, लेकिन ये रास्ता मैंने आप लोगों के लिए चुना कि ठीक है यही रास्ता करेंगे। और ईमानदारी अच्छाई की पूछ हर जगह होती है, इसी भरोसे पे, इसी विश्वास के साथ मैं इधर आया था। और कोई बात नहीं है कि मैं आपको न्याय दिलाने में नहीं, मैं कोई वो नहीं हूँ, कहता रहा हूँ, मैं कोई यूनियन का नेता नहीं हूँ, मैं कोई सरकारी कर्मचारी नहीं हूँ, मैं कोई देश का किसी पॉलिटिकल पार्टी का नेता नहीं हूँ कि जो मैं कहूँगा कि भाई मैं ये करने। मैं आपके ईमानदारी के साथ आपकी आवाज उस जगह तक पहुंचा दूंगा, ये पत्रकारिता में जो होता है वो करूंगा बस। अब बाकी मुझे, मेरा देखिए, मेरा ना किसी से कंपटीशन है, ना था, ना रहेगा। मैं अपना काम, मुझे क्या करना है, मैंने जो लोग हैं उनका उनका हाथ मैंने थामा है। सीएपीएफ है, रेलवे है, केंद्रीय कर्मचारी हैं, राज्य के कर्मचारी हैं, होमगार्ड हैं, नर्स बहने हैं, इन तमाम लोगों को जो है हमने हाथ थामा है। अप्रेंटिस है, ग्रेड डी है, ग्रुप डी है, तो इन सबके साथ हम चलेंगे। उनको जैसे जैसे लगेगा, जहां जहां जरूरत लगेगी उस हिसाब से हम जो उनकी बात आगे बढ़ाते रहेंगे। बस इतना करना है मुझे। कोई नेतागिरी मुझे नहीं करना है कि मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही अकेले करूंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो तो बाकी है, आपको आपको जैसा अच्छा लगेगा वो करिए। संतोष सिंह जी आपस में, ना ना ना, हमें देखो संतोष जी, मैंने आपका जवाब दिया, हमारे लिए कोई ना, हम किसी को देखते ना हम किसी को जानते, लेकिन हम आगाह जरूर करेंगे सीएपीएफ के भाइयों को, इस लफड़े में बिल्कुल मत पड़िए, ये दोनों के चक्कर में मत पड़िए कि आर्मी बड़ा किसे। भाई दोनों का अपना अपना काम है, दोनों सर्वश्रेष्ठ हैं, दोनों अपना काम कर रहे हैं। आपके लिए आपको गलत उलझाया जा रहा है ना कि आप उससे तुलना क्यों तुलना करेंगे भाई, आप अपना सर्वश्रेष्ठ है, आप अपना करिए काम। आपका मुद्दा है ओपीएस, आपको वो मिले, आप उसके लिए बात करें, है कि नहीं। उमेश जी हैप्पी मकर संक्रांति जी, हैप्पी मकर संक्रांति। कविता जी नमस्कार नमस्कार।
संतोष आप ही लोगों नहीं, देखिए ये तो गलत तो है, नियम संविधान, देश के संविधान पे भरोसा कीजिए। हम तो कहते हैं हम लोगों पे भी भरोसा मत कीजिए। आजकल जिस तरह का यूट्यूब की का भी हाल है, वो तो एजेंडा के साथ चलाता है, कोई सपोर्ट किधर से कर दिया आप उधर हो गए। मत करिए किसी पे भरोसा, मैं तो ये कहता हूँ। मुझ पे भरोसा यहाँ के चैनल पे कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं ये नहीं कि मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मैं नौकरी कहीं कर रहा हूँ या कहीं यूनियन का नेता हूँ। मैं आया हूँ इसको एक सेटअप के रूप में चलाने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में चलाने के, तो मैं इस बात को जानता हूँ कि मैं अगर आपकी बात ईमानदारी से उठाऊंगा, सच्चाई से उठाऊंगा, बिना इधर उधर किए आपकी बात उठाऊंगा, तभी आप देखने आएंगे, तभी ये चैनल भी चलेगा, तो हमारा भी जरूरत पूरा होगा। ये बात मैं जानता हूं, तो इस बात को लेकर देखिए भाई, मैं कह रहा हूं मैं बहुत क्लियर रहता हूं, मैं बहुत साफ दिल का भी, इसलिए बात आपसे साफ साफ भी करता हूं कि मैं कुछ और तो काम करता ही ना, अगर पत्रकारिता कहीं और करता तो वहां से मुझे मिलता तनख्वाह महीने का। तो मैं यही मैंने इस वक्त, चलिए आप ही के लिए काम करेंगे, आप ही उसको जो है चलाइए, ये आपका चैनल है, मैं आपके लिए काम कर रहा हूं। तो मैं बहुत ईमान बहुत क्लियर रहता हूं इसमें, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं इधर उधर नहीं होने वाला, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये जो मैं चला रहा हूं, अगर मैं जिस दिन ईमानदारी से हटा, जिस दिन अच्छाई से हटा, जिस दिन सच्चाई से हटा, जिस दिन जो आपके पक्ष में अगर आपका हाथ थामा, अगर आपके हाथ के थामने के बदले पीछे से कुछ इधर उधर करने लगा, तो ये चैनल नहीं चलेगा, ये मुझे पता है। इसलिए इस चैनल पे आप भरोसा कर सकते हैं आंख बंद करके। तो ये है, इसलिए संतोष जी मैं बिल्कुल कहता हूं कि आप बिल्कुल भरोसा ना करें। मीडिया है तो सोशल मीडिया में भी, यूट्यूब में भी वही हो चुका है। आप कुछ यूट्यूब चेहरे देखते हो, उससे लगता होगा भाई ये तो यही बोलेगा, वो तो यही बोलेगी, है ना, इस तरह का माहौल है। तो अब यूट्यूब भी नहीं रहा पीछे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप तो ये करिए। और डॉक्टर अब्दुल्ला जी सबसे पहले सीएपीएफ, हाँ मतलब सारे कर्मचारियों को मिलना चाहिए, और अगर सारे कर्मचारियों में देरी हो तो सीएपीएफ को तो तत्काल मिलना चाहिए, इसमें कोई ये नहीं है। अमित जी, कर्मचारी कर्मचारी होता है, फिर वो किसी फील्ड में, उसका हक उसे मिलना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आजाद देश के आजाद गुलाम हैं हम भी सब, आजादी लाए पता ही नहीं लगता, अपना अधिकार मांगो तो मुंह बंद, पता नहीं देश आजाद हुआ। बिल्कुल, मतलब ये समझ में नहीं आता, और जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वो भी जो है मतलब वहीं पे ये है। हाँ, तो ये बड़ा मतलब अजीब स्थिति है कि इस लड़ाई को लड़ा भी जाए तो कैसे लड़ा जाए। कविता परवीन जी, एनएमओपीएस एक मजबूत नेशनल संगठन है। जी हाँ, पेंशन की लड़ाई तो एनएमओपीएस लड़ ही रहा है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, वो तो शुरू से ही लड़ रहा है, उसमें तो कोई डाउट है नहीं। डॉक्टर अब्दुल्ला, हर जॉब में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल ये बड़ी चिंता का विषय है कि हर जॉब में आप देखिए, हर डिपार्टमेंट में जो है ना कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ठेकेदारी प्रथा पे नौकरी पे लिए जा रहे हैं लोग, ये तो बिल्कुल है। अब मतलब सरकार भी चाहती कि हमें जिम्मेदारी ना लेनी पड़े, हमें उसको पेंशन ना देना पड़े, हमें अन्य सुविधा ना देना पड़े। और आप अगर देखेंगे अभी नौकरी के लिए किस तरह से जो ठेकेदारी पे दे दिया जाता है, और वो कंपनी कितना पैसा देती है लोगों को, खासकर रेलवे में ही देख लीजिए, बड़ी खराब हालत है इससे, मतलब अब हालत बहुत बिगड़ जाएगी। मैं तो यही कह रहा हूँ कि वो सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी इशू बहुत गंभीर मसला हो जाएगा। श्यामलाल पटेल जी, जय हिंद जी, जय हिंद। उमेश राउत जी, सर टीआरडी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वालों को रिस्क अलाउंस मिलना चाहिए, आप यूनियन के नेता से। बिल्कुल ठीक है, आप एक बार जो है ना टीआरडी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का क्या मसला है उमेश जी, आप चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर प्लीज आप मैसेज कर दीजिए, मैं वो नोट कर लूंगा। जब भी कल उम्मीद है कुछ मुलाकात होती, कहीं बात होती है, तो मैं उस पर जो पूछूंगा, उस पर बात करूंगा। जब भी सर वो चिट्ठी पहुंचेगा नहीं वहां तक, और गया भी तो वो सुनेंगे नहीं, फिर भी लव यू विजय सर। नहीं ठीक है, लेकिन देखिए जनता जान रही है ना, जनता को सब पता रहना चाहिए। जनता को पता रहना चाहिए। कर्मचारी के लिए हर वो संगठन मजबूत है जो कर्मचारी के हितों के लिए लड़ता है, सोचता है, उन संगठनों को सैल्यूट, लाल सलाम है। बिल्कुल बिल्कुल।
रंजीत भाकुनी, क्या मोदी जी तक ये लेटर पहुंचा होगा? देखो ये लेटर जाता तो है, अगर उनके नाम से आप अगर करोगे स्पीड पोस्ट तो पीएमओ जाता तो जरूर है, हर किसी का। आप भी लिख दोगे ना तो जाएगा। हालांकि एक माहौल बनाया जाता है कि लेटर जो है पहुंचे, लेकिन लेटर आप भी अगर लिख दोगे तो पीएमओ को लेटर जाएगा, और उस पर आपको अगर एक्नॉलेजमेंट लगा दोगे, जिसको हिंदी में पावती कहते हैं, तो आपको आएगा कि इसने रिसीव किया। ठीक है? आपको आता है किसने रिसीव किया, या तो ये है कि आप वहाँ जाएँ और काउंटर पे खड़े होके देंगे तो वहाँ से आपको एक मुहर लग जाता है कि रिसीव्ड है, तो वो तो आपने देखा ही होगा कि बहुत खबरें चलती हैं कि रिसीव्ड हो गई। तो वही मैं कह रहा हूँ कि एक आम आदमी भी चिट्ठी लिखेगा पीएमओ को, और अगर उसमें वो एक्नॉलेजमेंट लगा दे, मैं बता रहा हूँ बहुत लोग यही सब करके नेतागिरी कर रहे हैं। उसमें एक्नॉलेजमेंट की रिसिप्ट लगा देंगे तो वो आपको घर पे आएगा वापस कि ये आपकी चिट्ठी पीएमओ में रिसीव हुई है इतने बजे और इस डेस्क पे। या नहीं तो आप सीधे जाते हैं तो वो वहां पे काउंटर पे देंगे तो आपको वो मुहर लगा के देती है एज एन एक्सेप्टेंस कि भाई ये चिट्ठी आपकी रिसीव होगी। आप स्पीड पोस्ट वगैरह में नहीं देखते हो, यही होता है इसमें, इसलिए बहुत मतलब इस पे ये नहीं होना है। बाकी बात देखिए मनसा की है, सरकार के मनसा की है, सरकार के नियत की है, वो उस पर क्या करती है। रंजीत जी से, गोपाल जी से बात कर लो। बिल्कुल, बात तो मतलब देखिए ना, कल थोड़ा समय मिलता है तो करते हैं, अगर वो अवेलेबल रहते हैं थोड़ा बात करेंगे आपके बहुत इस पे। मैं देखो रंजीत बाकुनी जी, ये लेटर जो पहुंचेगा मैंने आपको बता दिया प्रोसेस, इसलिए इस पे मत रहिए कि किसी का लेटर पहुंचता है किसी का नहीं पहुंचता है ना, इस पे आप मत रहिए। दुष्यंत मलिक, सीएपीएफ की ओपीएस की बात मोदी जी केवल एक तरीके से पहुंच सकती है, वह है मोदी जी और शाह जी की फेसबुक। बिल्कुल, उनको बताना चाहिए, मुझे लगता है कि बताना चाहिए। ये जो है ना, ये जो बीच में जो उछलने की पैरामिलिट्री हमारी है, हम हैं, उनको पता नहीं उनको क्या लगता है, उनको लगता है कि उनकी बपौती है। अरे भाई पैरामिलिट्री पूरे देश का है भाई, ये आप ही नहीं कि आप ये नहीं तय कर सकते कौन क्या पूछेगा, कौन क्या बोलेगा, कौन किस तरह से लड़ाई लड़ेगा, है ना। वो जमाना चला गया राजतंत्र वाला, लोकतंत्र है। हर किसी को अधिकार है वो अपने तरीके से आवाज उठाए, अपने तरीके से ये करे। वो हो गया कि नहीं अब नहीं हम हैं। अरे भाई आप क्या हैं, आप क्या सड़क पे जाते हैं, रक्षा करने जाते हैं? आप शॉर्ट्स बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाइए। सर बजट के बाद इंटरव्यू इम्पोर्टेंट होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो ध्यान में है हमारे, हम आपको एक दो बड़े बेहतरीन इंटरव्यू आपको देने वाले हैं। आप बस चैनल पे बने रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए, चैनल को ज्वाइन करके थोड़ा सपोर्ट करते रहिए। इसलिए बार बार कहता हूँ, अगर हम ईमानदारी से सच्चाई से काम कर रहे हैं तो आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट करिए। नहीं तो फिर हम भी अगर कभी न कभी तो एक समय आएगा ना जब आदमी ये हो जाता है तो भाई ठीक है उसी तरह चलाने लगे, तो हम वो उस रास्ते जाना नहीं चाहते। जब तक आखिरी दम कोशिश करेंगे कि चैनल जो है सच्चाई ईमानदारी के रास्ते चलता रहे, और जो जिम्मेदार पत्रकारिता होता है उसको फर्ज निभाते हुए चैनल उस रास्ते पे आगे बढ़ता रहे। हम तो यही चाहेंगे और यही कोशिश रहेगी हमारी। और नहीं हो पाया तो भाई ये नहीं कि गलत सलत खबर नहीं दिखाएंगे, हम कुछ और कर लेंगे फिर, ये है। लेकिन हम गलत खबर या गलत काम वो नहीं हो पाएगा, ये तो तय है। कविता जी, हम लोग 34,540 वाली ओपीएस के लिए गए हैं, क्या उम्मीद है? मैं तो देखो उम्मीद की बात कह रहे हो, अगर सही ढंग से ये लड़ाई लड़ी जाए ना तो ये तो ओपीएस सबको मिल सकता है, क्यों नहीं मिलेगा सबको भाई। बात में तो दम है ना, कि अगर जब पहले ओपीएस मिल रहा था, जब देश की आर्थिक स्थिति, अभी तो देश की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो ओपीएस क्यों नहीं मिल सकता। तो इस लॉजिक में तो दम है, तो इसलिए कह रहे। अब बात क्या है कि अब क्या करें, अब ओपीएस आंदोलन में भी तो बड़े मतलब, है ना। तो जो एक कल वो कह रहे थे ना कि नेतागिरी का भी एक अलग सीन है, तो उसमें भी जो है अब ये है, वो तो आप लोग तय करिए, आप कर्मचारी हैं, आप बेहतर समझते होंगे, है ना।
यूपीएस में देखो, अगर आ गया गजट, आ गया नोटिफिकेशन आ गया, तो सरकार पे तय है ना कि वो क्या करे। अब ऐसे भी आपके यहाँ एनपीएस है, तो मैं तो कहता हूँ एनपीएस अगर जिसको मिल रहा है, जिसको 400-800 पेंशन मिल रहा है और जो दावा के उस हिसाब से, तो यूपीएस ठीक हुआ, कम से कम उसको 12,000, 15,000, 20,000 पेंशन तो मिलेगा 800, 1,000 की जगह पे। अगर ओपीएस नहीं मिल रहा है तो पहले तो प्राथमिकता है कि ओपीएस मिले, है ना। मैं तो इसलिए कहता हूँ कि जो यूपीएस के साथ खड़े हैं, कम से कम वो साथ खड़े हैं। इसलिए मैं उनको कहता हूँ कि अगर जो ओपी यूपीएस लाए हैं, वो कह रहे हैं हम यूपीएस लाए, क्यों लाए वो कारण बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कम से कम जिनको 500, 600, 800 मिल रहा है, कम से कम उनको इतना तो मिलेगा। तो मुझे तो देखिए, मैं बाहर होके सब चीजें देख रहा हूं, तो मुझे तो ठीक लग रहा है कि भाई 500, 600 में आदमी कैसे गुजारा करेगा। तो जो मैं कह रहा हूं, कम से कम आदमी को अपने स्टैंड पर रहना चाहिए। ये नहीं कि बात कुछ करे, करे कुछ, ये नहीं होना चाहिए। और ये कर्मचारियों को मतलब बेवकूफ मूर्ख भी नहीं समझना चाहिए। देश का हर एक आदमी बहुत तेज है और वो समझता है चीजों को। और डॉक्टर, हाँ सर, न्यूज चैनल वालों ने तो दे दिया, बताओ। वही मैं कह रहा हूँ, 15 लाख का टैक्स छूट मिल गया, अब क्या चाहिए आपको। तो अब क्या है, भाई अगर ऐसा चैनल चला रहे हैं तो भाई करे खुश रहिए। यही मैं अब्दुल्ला जी कह रहा हूँ। और हम लोग ईमानदारी के साथ जिम्मेदार पत्रकारिता करते हुए कि हम कोई गलत चीज ना दें, गलत जानकारी ना दें, उसको हम ध्यान में रखते हुए हम अगर सही बात करते हैं तो थोड़ा हमारा रास्ता थोड़ा कठिन हो जाता है, जिसके लिए हमें ज्वाइन करने के लिए आपको कहना पड़ता है। तो इसलिए कहता हूँ कि आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को ज्वाइन करके, एक सरकारी कर्मचारी के लिए ज्वाइन करना कोई बड़ी बात नहीं है, जो एक छोटा-सा अमाउंट है, तो वो ज्वाइन करके आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आप अपने एसोसिएशन को चंदा देते हैं, आप अपने फेडरेशन को चंदा देते हैं, आप अखबार खरीद के पढ़ते हैं, आप चैनल जो न्यूज़ देखते हैं जिसमें कुछ होना, जैसे 15 लाख बता रहा है आपको कि टैक्स में छूट मिल जाएगा, ये तो दावे के साथ है, ये आपको भी लग रहा होगा झूठ बोल रहा है, 15 लाख का टैक्स में छूट मिल जाएगा। बताइए, आप वहां भी उन खबरों को, झूठी खबरों को भी देखने के लिए आप केबल में पैसा देते हैं। तो क्या जो आप एक सच्ची खबर, सच्चे की ईमानदारी के साथ, अच्छाई के साथ, जिम्मेदार पत्रकारिता के साथ आपको अगर आपके लायक, आपके काम की खबर बताई थी, उसको आप सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते ज्वाइन करके। मैं कह रहा हूँ कि सोचिए इस पर, इसको आपको करना चाहिए। अमित जी, कविता जी, ओपीएस की सारी सुविधा हम मिलकर, बस एक दिन बस लड़ाई एकजुट होकर, यही सबसे बड़ी बात यह है कि एकजुट होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब्दुल्ला जी, ये तो आपका पर्सनल है, तो आप लोग पर्सनल बात कर लीजिए। यूपीएस पेंशन में क्या कुछ बदलाव नहीं? अरे हम चलिए, अच्छा है अमित जी, अब्दुल्ला जी की दोस्ती भी हो गई इस प्लेटफॉर्म पे, वो दोनों जो है, तो आप लोग बात कर लीजिए भाई। रेल ट्रैक की नाइट पेट्रोलिंग एक सेंसिटिव मैटर होता है। अब उसमें भी एक, बिल्कुल, ये तो देखिए, शिव गोपाल जी से जब बात हुई तो उन्होंने इसको उठाया भी था कि एक प्राइवेट का आदमी होता है, वो आता भी नहीं है। जो नाइट पेट्रोलिंग का मसला एक सेंसिटिव मैटर होता है, उसमें एक कर्मचारी के साथ एक ठेकेदार का आदमी होता है, और उसको कोई नॉलेज नहीं, तो ला के रख दिया कि हम एक आदमी दे रहे हैं। तो बिना ट्रेनिंग, एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं अमित जी आप। और इस चीज को लेकर शिव गोपाल जी ने इंटरव्यू में बातचीत ये बोला कि उसमें तो इतनी, और उसमें जरूरी नहीं कि वो आ ही जाएगा, वो तो कहेगा ठेकेदार के साथ वो बात करनी है। तो यही कह रहा हूँ कि एक तरफ जहाँ अप्रेंटिस इतना ट्रेनिंग करके बेकार बैठे हुए हैं, उनको ही नहीं, और यहाँ पर जो आप ठेकेदारी प्रथा में जो लोगों को भर रहे थे, ये बड़ा दिक्कत वाली बात है। ये तो मतलब बड़ी चिंताजनक है। ग्रुप डी में टेक्निकल पोस्ट पे आईटीआई लागू होना चाहिए, बिल्कुल आईटीआई लागू भाई, नहीं तो क्यों करे आदमी, या तो आप बढ़ा दीजिए वैकेंसी, जरूरत तो है ही, खाली जगह तो है ही, ऐसा है नहीं कि जगह खाली नहीं है। गिरी मोहित जी, हैप्पी मकर संक्रांति जी, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मुझे लगता है एक तरह से मैंने
सारे कमेंट्स ले लिए हैं और और मुझे जो कहना था वो भी हमने आपको कह ही दिया है कि अपनी लड़ाई को बिल्कुल क्लियर रखें, अपनी लड़ाई को इधर-उधर ना होने दें, ये तुलना ना होने दें। बिल्कुल, इस बात का ध्यान रखें कि आपकी लड़ाई में ये तुलना की लड़ाई नहीं है, आपकी लड़ाई अपने अधिकारों को लेकर है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आपकी लड़ाई कोई आर्मी और पैरामिलिट्री की तुलना करने के लिए नहीं है। इसलिए कुछ बचकानी हरकतें लोग कर देते हैं वीडियो व्यूज़ सब्सक्राइब पाने के चक्कर में कुछ से कुछ जो है जो बचकानी हरकत क्या है, वो तो उन लोग सोच के करते हैं कि ऐसा करेंगे तो हमें व्यूज़ मिलेगा, तो सब जानते हैं ऐसा नहीं है। तो लेकिन आपको उसके ट्रैप में नहीं पड़ना, आपको अपना सोचना है ना? तो साथियों मुझे लगता है अब आज चर्चा को विराम देते हुए कल मिलते हैं। आप ऐसे ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और संभव क्या हो मतलब संभव तो हो ही सकता है आप तमाम सरकारी कर्मचारियों के लिए चैनल को जॉइन करके जो है आप मदद करें, सपोर्ट करें जिससे हमें जो है आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण और आपके ज़रूरत के जो है ये में मदद मिले। साथियों जो हमने कहा था कि जो एक्सप्रेस मेंबर्स जो चैनल के हैं, उनके लिए मैं एक अलग से जो है जो कि वो सिर्फ़ एक्सप्रेस मेंबर्स के लिए उनके लिए लाइव शो करूँगा जिन पर कि क्योंकि इस कमेंट के भीड़ में बहुत सारे सवाल जो है छूट जाते हैं। तो उनके सवालों को भी लिया जाए क्योंकि देखिए चैनल अगर चल रहा है तो उनका उसमें सपोर्ट बहुत अहम है, तो उनके सपोर्ट को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ख़ास तौर पर उनके लिए हम एक आधे घंटे का लाइव रखेंगे जिस पर कि आप जो है सिर्फ़ उनके कमेंट को लिया जाएगा ताकि उनके सहयोग को, उनके योगदान को मतलब जो है एक आभार व्यक्त करने का वो तरीका होगा। तो वो एक्सप्रेस मेंबर्स के लिए होगा और जिन्होंने 5 जनवरी तक चैनल को स्टार लेवल में जॉइन किया था, उनको जो एक्सप्रेस की सुविधाएँ दी जाएगी जैसा हमने कहा था। बाकी बाकी अब एक्सप्रेस की सुविधा सिर्फ़ एक्सप्रेस मेंबर्स को मिलेगी, तो उनके लिए स्पेशल आधे घंटे का एक लाइव कार्यक्रम रखा है जिसमें वो आप अपने जो भी सवाल हैं आप वो न पूछ पाएँगे और उनको हम जहाँ से भी जवाब लेने की कोशिश होगी, वो उनको लेने की कोशिश की जाएगी, तो वो हम करने वाले हैं। और बाकी जो नॉन मेंबर्स हैं, जो फ्री कॉलर्स हैं, उनके लिए हमने सुबह में बाकी तो देखिए व्हाट्सएप मैसेज सबके लिए खुला हुआ, आप मैसेज कर दें और बाकी अप्रेंटिस के लिए ये सब कुछ नहीं, अप्रेंटिस तो उनके लिए सब कुछ खुला हुआ है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो अभी खुद ही लड़ाई लड़ रहे हैं नौकरी की। बाकी फ्री कॉलर्स नॉन मेंबर्स के लिए सुबह में 9 से 10 का समय है, उस समय वो कॉल कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। उनका कोई सवाल होगा तो उनको सवाल को जहाँ से जवाब लेने की कोशिश की जाएगी, वहाँ से लाकर जवाब देने की कोशिश की जाएगी, ये है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। धन्यवाद।